हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 इसका नेम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास का। पूरी 11th और 12th क्लास का जो बेसिक जो चीज़ है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपको आना चाहिए, इससे सारी चीज़ें आगे काम आती है इसकी। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 11th 12th सब जगह केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है इसकी सारी चीज़ें आगे काम आती रहती है। तो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आना चाहिए और इसकी एक एक टर्म्स को आप समझते जाना। तो अपन चैप्टर पढ़ेंगे आज केमिकल बॉन्डिंग। ये एक मेजर चैप्टर है इस बुक का और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी यही है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, केमिकल बॉन्डिंग को। अब केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या रीज़न है इन चीज़ों का, तो अपन इसको समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, ये किसी दो एटम्स, 2 and more atoms are combined forces of attraction in between atoms। दो एटम्स के बीच में कोई फोर्स जो लगेगा, जैसे ये दो एटम्स ले लिए मैंने, इन एटम्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपस में अट्रैक्शन लगेगा और इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर ये H और H, तो ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्डिंग हुई, इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा कहलाएगा, केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर जब भी केमिकल बॉन्ड की बात आएगी, या तो दो एटम होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अमोनिया है अपने पास, ये NH3 मैंने लिया, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से 3 मैंने ऐसे ले लिए और ये मैंने एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में, इनके बीच में क्या अट्रैक्शन लगेगा, साझा होने की वजह से और ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से, तो ये आपस में अट्रैक्शन की वजह से ये जुड़ जाएंगे और यहाँ पर ये और ये स्पीशीज अपने को मिलेगी। इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी भी है सही, तो ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना और ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन क्यों लगता है, ये सिचुएशन क्यों आती है, इस सब के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे अभी। तो आपको पता चल गया, दो या दो से ज़्यादा एटम्स इनमें कंबाइन हो सकते हैं। 2 and more एटम्स, यहाँ पर एटम्स लिख सकते हैं अपन, आर कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एटम्स। तो ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। अब जो ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हुआ, ये क्यों होता है, ये अपन समझ लेते हैं इसको। केमिकल बॉन्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जरूर आपको पूरा कंप्लीट करना है, इसको पूरा याद रखना है। अब कोई भी जो एटम है, जैसे हाइड्रोजन है अपने पास, या कार्बन है अपने पास, या नाइट्रोजन है, या कोई क्लोरीन ले लेता हूँ मैं, या
कुछ भी ले लेते हैं, अपन सोडियम ले लेते हैं। तो ये जो एटम्स है, ये पर्टिकुलर एटम्स जो है ये कितने केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं एक बार में, या किस टाइप से ये जुड़ेंगे, तो ये अपन देखेंगे। तो एक टर्म आती है यहाँ पर वैलेंसी, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दोनों टर्म आपको समझना जरूरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी को अपन समझते हैं, वैलेंसी लैटिन वर्ड से बना हुआ वर्ड है, ये लैटिन से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी। तो वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो जाएगी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। एक पर्टिकुलर एटम कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी रखता है, मतलब कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है एक बार में, वो वैलेंसी होती है उस पर्टिकुलर एटम की। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक बार, इसका वैलेंसी का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे अपने पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ले लिया मैंने, हाइड्रोजन ले लिया और क्लोरीन ले लिया। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक बार में ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, इन दोनों की वैलेंसी हो गई 1। एक बार में एक एक इलेक्ट्रॉन इनका पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनकी वैलेंसी कही जाएगी 1। ऐसे ही अमोनिया ले लिया मैंने। अब अमोनिया नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3, क्योंकि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ऐसे। तो उसके मतलब कितने केमिकल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है, वो केमिकल बॉन्ड उस एटम की वैलेंसी कही जाती है। तो वैलेंसी अलग चीज है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अब अपन डिस्कस करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इन आउटर मोस्ट शेल present total electrons। टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं है सारे सारे ले लिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये टर्म आपको याद रखनी है, आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। बाहर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही काम में लेने अपने को, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं कहे जाएंगे। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ अपन इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं वैलेंसी को। चलो यहाँ ले लेते हैं नाइट्रोजन। जैसे नाइट्रोजन है मेरे पास, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1s2 है, 2s2 है और 2p3 है। तो यहाँ पर ये 1s2 जो है ये एक शेल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो ये शेल है के शेल, इसको अपन के शेल बोलेंगे, तो के शेल कंप्लीट हो चुका है और ये एल शेल स्टार्ट हो चुका है, तो ये अभी इनकम्प्लीट है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये और 3 इलेक्ट्रॉन ये, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 5 रहेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ऐसा नहीं P3 का ये काउंट कर लिया 3। आउटर मोस्ट शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, जैसे 3 तो ये और 2 ये 5। ऐसा नहीं कि इसी को बाहर ये p ऑर्बिटल के ही इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो। तो यहाँ पर ये अलग चीज हो जाएगी, यहाँ पर ये वैलेंसी में चला जाएगा। वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 आई थी, वैलेंसी तो 3 आई थी,
जबकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आप समझना अच्छे से। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे से पूछ सकते हो। तो ये दोनों टर्म्स आपने देख ली। तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कोई भी एटम है वो कितने केमिकल बॉन्ड बना रहा है वो उसकी वैलेंसी है। यहाँ पर अपन वैलेंस नहीं वैलेंसी बोलेंगे इसको। ये आपको याद रखनी है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आना चाहिए आपको। इसको उतार लो। अब अपन बात करते हैं आगे। अपन ये बात करते हैं कि कोई भी जो एटम्स है वो कंबाइन क्यों होता है, उसको क्या आवश्यकता पड़ गई मॉलिक्यूल बनाने की या केमिकल बॉन्ड बनाने की, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो अपन ये मान सकते हैं कि वाई एटम्स आर कंबाइंड। अपना एक क्वेश्चन है कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई जुड़ने की और केमिकल बॉन्ड बनाने की। और एक क्वेश्चन अपने ये हो सकता है कि ये क्यों जुड़ते हैं, और दूसरा ये हो सकता है हाउ डू एटम्स कंबाइन। एक तो इनको क्या आवश्यकता पड़ी केमिकल बॉन्ड बनाने की, यहाँ तक इतना सा है। और यहाँ ये है कि ये जो केमिकल ये कंबाइन जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कैसे कंबाइन हो सकते हैं, ये किस किस टाइप से कंबाइन हो सकते हैं, तरीके हैं यहाँ टाइप्स ऑफ कंबाइन अपन देखेंगे। तो एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं और कैसे होते हैं ये अपन चर्चा करेंगे। तो ये दो जो क्वेश्चन है इनको अपन देखते हैं। अब एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, एटम्स के कंबाइनिंग जो कैपेसिटी है वो क्यों हुई उसके बारे में अपन देखेंगे। तो दो टाइप की स्पीशीज की मैं बात करता हूँ, या दो टाइप के बॉन्ड की अपन बात करते हैं। एक तो केमिकल एक्टिव स्पीशीज और एक केमिकल इनएक्टिव स्पीशीज। इनकी अपन बात करते हैं। केमिकल एक्टिव स्पीशीज किसे कहेंगे अपन, और केमिकल इनएक्टिव स्पीशीज किसे कहेंगे अपन। ये इनएक्टिव और ये एक्टिव। तो ये जो स्पीशीज रहेगी इनके ऊपर ही अपना सारा इस चैप्टर में चलेगा। केमिकल एक्टिव स्पीशीज वो बोली जाएगी जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये बात बोली जाएगी जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो केमिकल एक्टिव स्पीशीज रहेगी, वो किसी न किसी से बॉन्ड करेगी और बॉन्ड करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगी। और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो एक तरह से केमिकल एक्टिव स्पीशीज को अपन अनस्टेबल स्पीशीज भी बोल सकते हैं। अनस्टेबल मतलब वो स्टेबल नहीं है, अभी स्टेबल होने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाएगी। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि केमिकल एक्टिव स्पीशीज जो रहेगी उसको अपन एक तरह से अनस्टेबल स्पीशीज भी बोल सकते हैं। ये कैसी स्पीशीज रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। और यहाँ केमिकल इनएक्टिव स्पीशीज का मतलब क्या है,
यहाँ पर कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल के अंदर क्या रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके अंदर। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये किसी से क्रिया नहीं करेगी, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगी। क्यों बनाएगी, उसके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल है। तो जब वो बॉन्ड ही नहीं बना रही थी, इनएक्टिव है, वो कोई क्रिया नहीं कर रही है, अपने आप ऐसे ही चुपचाप बैठी है, तो उसको बोलेंगे अपन केमिकल इनएक्टिव स्पीसीज। और इसमें किस टाइप के जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आते हैं वो अपन देखते हैं। यहाँ पर जो आते हैं वो नोबल गैसेज आती है अधिकतर, वो सारी नोबल गैसेज होती है। नोबल गैसेज या 18 ग्रुप अपन बोल सकते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, एक्सेप्ट हीलियम को अपन एक्सेप्शन मान सकते हैं। हीलियम में क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली, पर ये क्या है, इनएक्टिव है। 2 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाती है। पर इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखना है आपको। तो इसका हीलियम एक्सेप्शन हो गया 8 इलेक्ट्रॉन का। और ये सारी जो नोबल गैसेस रहेगी ये इनएक्टिव स्पीसीज में आएगी, और इनको अपन ये बोल सकते हैं कि ये स्टेबल होती है, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगी और ये स्टेबल रहेगी। तो ये 2 टाइप की स्पीसीज अपने ने इसमें स्टडी की है कि जो केमिकल एक्टिव है और केमिकल इनएक्टिव। तो केमिकल इनएक्टिव अपने यहाँ तक ही ये रुक जाएगा। अब अपन आगे जो बात करेंगे केमिकल एक्टिव स्पीसीज है, अनस्टेबल स्पीसीज, इनके बारे में अपन देखेंगे ये क्यों होती है ऐसे, इनमें क्या ये एक्टिव होने की वजह से कौन कौन से इसमें बॉन्ड पर फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से मॉडल इनमें लागू होते हैं, ऑक्टेट रूल आगे आएगा और लुईस कंसेप्ट आएगा, और भी अपन इसमें कंसेप्ट लगाते जाएंगे। इससे अपनी धीरे धीरे चीज़ें कवर होती जाएगी। एक बार उतार लो इसको। अब अपन इसमें आके बात करते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। अब अपन ने जो अभी तक पढ़ा है इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसका आप मुझे आंसर बताओगे कल कि व्हाट इज वैलेंसी of following molecules। इसमें मैं आपको दे रहा हूँ फर्स्ट अमोनिया, और अमोनिया में किसकी वैलेंसी बतानी है आपको, नाइट्रोजन की वैलेंसी इसमें बतानी है। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी ये आपको बताना है। एक में दे रहा हूँ आपको H2O, H2O में किसकी वैलेंसी बतानी है आपको, H2O के अंदर इस ऑक्सीजन की वैलेंसी बतानी है, ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी रहेगी। और एक और अपन ले लेते हैं, C ले लेते हैं, PCl3 ले लिया मैंने, ये फास्फोरस है यहाँ पर। तो इस फास्फोरस की वैलेंसी क्या रहेगी ये आपको बताना है। कल इसका आंसर मुझे देना है, व्हाट्सएप पे आप दे देना ग्रुप पे। तो ये अपन इनकी तीनों की आप बताओगे मुझे।
अब अपन नेक्स्ट जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, इसमें ऑक्टेट रूल है, लुईस मॉडल है और भी बहुत सारी टर्म्स है, उसको अपन स्टडी करेंगे, इनको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर अपन कुछ जो मॉडल है उनको तो पढ़ेंगे ही सही, उसके साथ कुछ थ्योरीज जो है उन थ्योरीज को भी अपन पढ़ेंगे। थ्योरीज क्या रहेगी, जैसे अपन ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल देखेंगे, इसमें लुईस कंसेप्ट भी इसमें देखेंगे अपन, लुईस ने क्या बताया, और उसके बाद अपन आगे इसमें जाएंगे तो रेजोनेंस आएगा और डायपोल मोमेंट इसमें चेक करेंगे अपन, रेजोनेंस, डायपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें देखेंगे अपन इस चैप्टर में। यहाँ पर और भी अपन टर्म्स लेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल के अलावा इसमें अपन देखेंगे बॉन्ड लेंथ, इस चैप्टर में बॉन्ड लेंथ के बारे में जानकारी लेंगे और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो अपन देखेंगे। इसी के साथ ही कुछ थ्योरीज जो है वो थ्योरीज भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, थ्योरीज जो है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। इसको मैं लिख लेता हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, इसका पूरा नाम है वेस्पर, इसको बोलते हैं VSEPR। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यहाँ पर एक वर्ड और आएगा रिपल्सन थ्योरी। तो इसे भी ले लिया अपन ने, शेल से S ले लिया और E से E ले लिया और P से P ले लिया, R से R ले लिया और T से T ले लिया। तो वेस्पर थ्योरी, T को हटा दिया जाता है, यहाँ वेस्पर शॉर्ट में वेस्पर बोला जाता है इसको, यहाँ पर T लिखो या नहीं लिखो उसका कोई मतलब नहीं है। वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। और इसके बाद अपन इसी चैप्टर में वैलेंस थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस शेल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको बोलेंगे MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आगे की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आजकल, ये नया कंसेप्ट है एक तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सारी टर्म्स अपन इस चैप्टर में देखेंगे और सब की सब टर्म्स है जो पूरे केमिस्ट्री में काम आती है ये। और यहाँ VBT या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी यहाँ देखेंगे, जहाँ यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और ओवरलैपिंग की यहाँ पर बात होगी, हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग की यहाँ पर बात होगी। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस केमिस्ट्री जो इस चैप्टर का है, और ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट इस क्लास में अपन स्टार्ट कर देंगे ऑक्टेट रूल से। थैंक यू।